नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द सर्वज्ञ क्लासेस में। आज की वीडियो पैट एग्ज़ाम को लेकर है। साथियों, पैट एग्ज़ाम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहुत कम समय बचा है अब परीक्षा में और मेरा विश्वास है कि आपकी तैयारी लगभग पूरी होगी। अब आप केवल अभ्यास के लिए प्रश्नों को दोहरा रहे होंगे। यह वीडियो भारतीय संविधान जो पैट में 5 नंबर का निश्चित है उसके लिए तैयार की गई है और मेरा विश्वास है कि यहाँ से आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। इस वीडियो में पैट के अभ्यास के लिए प्रश्नों को तैयार किया गया है। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? ए, राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, बी, एक राज्यों का संघ, सी, भारतवर्ष, डी, एक महासंघीय राष्ट्र। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। याद रखने वाली बात है, राज्यों का एक संघ होगा। यह बात कही गई है आर्टिकल नंबर 1 में। इस प्रकार आंसर यहां पर सही बनता है, एक राज्यों का संघ। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि ए, लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है, बी, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, सी, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, डी, लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। देखिए साथियों, यहाँ संसदीय प्रणाली का जिक्र है कि संसदीय प्रणाली भारत में क्यों है। तो सीधा हम जानते हैं 2 तरह की शासन प्रणालियां हैं, एक अध्यक्षात्मक, दूसरी संसदात्मक। भारत ने ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली को चुना है जहां पर मंत्रिपरिषद सीधा सीधा उत्तरदायी होती है व्यवस्थापिका के, अर्थात व्यवस्थापिका लोकसभा, तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए भारत में संसदीय प्रकार की सरकार है। आंसर सही होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहा जाएगा? तो ए, एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला राज्य, बी, धर्म विरोधी राज्य, सी, धर्मों के बीच भेदभाव ना करने वाला राज्य, और डी, सभी धर्मों को राज्य के धर्म मानने वाला राज्य। तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य एक ऐसा राज्य होगा जो किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता। आंसर सही होगा सी, धर्मों के बीच भेदभाव ना करने वाला राज्य। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये धर्म विरोधी राज्य या एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला राज्य या सभी धर्मों को राज्य के धर्म मानने वाला राज्य, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। धर्मों के बीच भेदभाव ना करने वाला राज्य ही धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? केवल भारतीय नागरिकों को कौन सा मौलिक अधिकार उपलब्ध है? ए, कानून के समक्ष समता, बी, कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी कार्रवाई के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा, यानी जीवन की और स्वतंत्रता की सुरक्षा, सी, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का सुरक्षा या भेदभाव का प्रतिषेध, और नंबर 4, धर्म की स्वतंत्रता। तो हम जानते हैं वो मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं वो हैं 15, 16, 19, 29 और 30। ये वो मौलिक अधिकारों के नंबर हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अब यहाँ कानून के समक्ष समता आर्टिकल नंबर 14 है। कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी कार्रवाई के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा अनुच्छेद 21 है, जीवन की सुरक्षा। धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा आर्टिकल 15 के अंतर्गत आता है, और धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 है। अब आप यहाँ पर सीधा आंसर समझ गए होंगे, आंसर हो जाएगा 3 नंबर, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। तो साथियों, इस प्रश्न से स्पष्ट हो गया है कि हमें आर्टिकल नंबर और उनकी एक्सप्लेनेशन याद अगर हों
तो हम ये आराम से पहचान सकते हैं कि कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है और कौन सा किसी अन्य नागरिक को भी प्राप्त है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना? तो शिक्षा का मौलिक अधिकार 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ संविधान में, और जिसके द्वारा फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इन तीनों में एक साथ परिवर्तन किया गया 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और ये शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार आर्टिकल 21A के तहत संविधान में जुड़ा, और यह काम हुआ 1 अप्रैल 2010 को। यह लागू हुआ शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को। क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अधिकार कर्तव्यों को बाधित करते हैं, को अनुदेशित करते हैं, में निहित होते हैं, का विरोध करते हैं। तो अधिकार कर्तव्यों में निहित होते हैं। आंसर सही होगा 3। कर्तव्यों के बिना अधिकारों की कहीं कोई शक्ति नहीं है। यदि कर्तव्य हैं तभी उसके साथ अधिकार जुड़े हुए हैं। तो अधिकार कर्तव्यों में निहित होते हैं। आंसर 3 सही होगा। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किस में दिए गए हैं? कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार कहाँ दिए गए हैं? मौलिक अधिकारों में कल्याणकारी राज्य नहीं शामिल। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है। आंसर 2 सही होगा। राज्य नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत, या जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं, DPSP, यानी राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। प्रश्न का अर्थ समझ लें। यह कह रहा है कि वह स्वाभाविक रूप से ही न्याय के अंतर्गत आता है, यानी उसके लिए न्याय की मांग की जा सकती है। क्या मौलिक अधिकारों के लिए न्याय की मांग की जा सकती है? यहाँ पर एक शब्द हम और लिख सकते हैं, इनमें से कौन एक वाद योग्य है। प्रश्न इस तरह भी आ चुका है, इनमें से कौन एक वाद योग्य है। वाद योग्य है मतलब जिसको लेकर आप न्यायालय में जा सकते हैं, जिसकी मांग के लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। तो क्या मौलिक कर्तव्यों के लिए जा सकते हैं? नहीं जा सकते। नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए जा सकते हैं? नहीं जा सकते। मौलिक अधिकारों के लिए जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। मौलिक अधिकार वाद योग्य है। इस प्रकार आंसर सही होगा मौलिक अधिकार। ना ही तो मौलिक कर्तव्य और ना ही नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य है। यह स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। स्वाभाविक रूप से जो न्यायपूर्ण है वह केवल मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? पूछ रहे हैं कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो स्पष्ट बात है साथियों, मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है और हमें 11 के 11 मौलिक कर्तव्य याद होने चाहिए, तभी हम पहचान सकते हैं कि कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है और कौन सा नहीं है। इस तरह के प्रश्न सामान्यतः रिपीट होते रहते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 9 में, संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। एकता और भाईचारे को बढ़ाना यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 18 में आता है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत आता है। तो इस प्रकार यह मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत न होकर मौलिक अधिकारों के अंतर्गत है, और इसलिए आंसर सही होगा नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, बिल्कुल सही है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ये पूछ रहे हैं इनमें से ये किसके अंतर्गत आएगा? इन चारों में से क्या यह धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा? क्या यह शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आएगा? क्या यह सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत आएगा, या समता के अधिकार के अंतर्गत आएगा? तो धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध ये मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 15, किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15-16। इस प्रकार आंसर सही होगा डी, समता का अधिकार।
एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को क्या कहा जाता है? तो साथियों, हम जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, उसी रिट की बात हो रही है। और यहाँ कहा जा रहा है कि जहाँ न्यायपालिका एक आदेश जारी करती है और वह कार्यपालिका से कहती है कि वह उस कार्य को करे जिसे करने के लिए उसे शक्ति मिली हुई है। तो यहाँ सीधा सीधा आंसर होता है मैंडेमस। यह जो रिट है उस रिट का नाम है मैंडेमस और हिंदी में इसे कहते हैं परमादेश। हिंदी में इसको परमादेश कहते हैं। इसके लैटिन नाम याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। यदि हिंदी में आते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन हिंदी में सामान्यतः नहीं ही आते हैं, लैटिन नेम ही आते हैं, इसलिए लैटिन नेम याद करने ज़रूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? यानी डीपीएसपी में इनमें से कौन एक निहित है? प्रश्न ये पूछा गया है। अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह मौलिक अधिकार है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यह भी मौलिक अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यह भी मौलिक अधिकार है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, यह नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 39 घ के अंतर्गत आता है। इस प्रकार आंसर सही हो जाएगा नंबर डी, समान कार्य के लिए समान वेतन स्त्री और पुरुष के लिए, यह नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 घ के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से व्यादेशित है पृथक्करण किससे? भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से व्यादेशित है पृथक्करण किससे? पृथक्करण पूछ रहे हैं कहाँ से? संविधान की उद्देशिका ने कहा है ऐसा? जी नहीं, उद्देशिका में कहीं नहीं कहा कि न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक हो। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा कहा गया, हाँ, नीति निर्देशक तत्वों में यह बात कही गई है और यह बात जो कही गई है वह है आर्टिकल नंबर 50, आर्टिकल नंबर 50 में यह बात कही गई है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक रहेगी। इस प्रकार आंसर सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? नीति निर्देशक तत्वों में से इनमें से किसके विषय में चर्चा नहीं की गई है, अर्थात संविधान शांत है? ए, प्रौढ़ शिक्षा। जी हाँ, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में नीति निर्देशक तत्वों में कोई भी बात नहीं की गई है। कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी कही गई है, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता कही गई है और बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले तब तक कही गई है। देखो, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी आर्टिकल 43 में है, गरीब को निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39 क में है और बालकों के प्रारंभिक शिक्षा जब तक वो 6 वर्ष की आयु पूरी न कर लें यह आर्टिकल नंबर 45 में है। तो इस प्रकार ये तीनों ही नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं, जबकि प्रौढ़ शिक्षा नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। इस प्रकार आंसर सही आ जाएगा प्रौढ़ शिक्षा ए। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? पूछा है कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है, ये तो सही है। नीति निर्देशक तत्व समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता का जिक्र किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता, जी नहीं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, यह भी फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। विधि की समक्ष समता, यह भी फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। इसका अर्थ है कि आंसर सही होगा ए, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह हमें सीधा याद कर लेना है कि यह के.टी. शाह का कथन है। के.टी. शाह। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है, इनमें से कौन? हमें पहचानना है कि इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। जैसे मैंने पीछे कहा था, हमें वो 11 के 11 मौलिक कर्तव्य रट लेने हैं, तभी हम पहचान पाएंगे इस तरह के प्रश्नों को। देखें, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, जी हाँ मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, जी हाँ मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्र महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, जी नहीं, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। यह तो डीपीएसपी के अंतर्गत
आर्टिकल नंबर 49 में डीपीएसपी है, अर्थात आंसर सही हो जाएगा सी। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण सुधार करना यह भी मौलिक कर्तव्य है। इस प्रकार आंसर सही हो जाएगा सी। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में हमने अभी पीछे एक प्रश्न में जिक्र किया था, संसदात्मक शासन व्यवस्था कौन सी शासन व्यवस्था है। संसदात्मक शासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है, जहां पर व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का चयन किया जाता है और कार्यपालिका हमेशा व्यवस्थापिका के अधीन कार्य करती है। तो यहाँ पर व्यवस्थापिका अर्थात विधायिका और किस पर नियंत्रण करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। न्यायपालिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, नहीं। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, नहीं। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, यहाँ उल्टा हो रहा है। और व्यवस्था यह सही है जो नंबर डी में दी हुई है। इस प्रकार आंसर सही हो जाएगा, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है। सही नहीं है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के विषय में इनमें से कौन सही नहीं है। क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? जी हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या भारत में संसदीय पद्धति की सरकार है? जी हाँ, हमने अभी 2-3 क्वेश्चन में पढ़ा कि भारत में संसदीय पद्धति की सरकार है। क्या भारत में संघीय नीति है? जी हाँ, भारत में संघीय सरकार है। राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार है? जी नहीं, भारत में राष्ट्रपतीय नहीं, संसदीय पद्धति की सरकार है, अर्थात भारत में संसदीय पद्धति की सरकार है। आंसर सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली, भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर, किस बात को लेकर अंतर है? सामूहिक उत्तरदायित्व है? जी हाँ, सामूहिक उत्तरदायित्व है। भारत में और ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा है? जी नहीं, न्यायिक समीक्षा हमने कहाँ से ली है? यूएसए से ली है। भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन है, जुडिशियल रिव्यू है, वह हमने अमेरिका से लिया है, ना कि ब्रिटेन से। द्विसदनात्मक व्यवस्था बिल्कुल ब्रिटेन की तरह हमारे पास है। और वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका, जैसे भारत में राष्ट्रपति हैं वैसे ही ब्रिटेन में राजा हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मैच होती हैं। आंसर सही होगा बी, न्यायिक समीक्षा, जो हमने यूएसए से ली है, ब्रिटेन से नहीं ली है। साथियों, आशा है आपके रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और पैट के एग्जाम में निश्चित रूप से यहाँ से कुछ प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।